हेलो क्लास एट्थ बच्चों, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं। मार्क्स आपको पता चल ही गए हैं। आपने किस तरह से अपने एग्ज़ाम्स दिए, किस तरह आपके मार्क्स आए, यह सब आपको पता चल ही गया होगा। बच्चों, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो दोबारा हमने अब पाठ्यक्रम को आगे जारी रखने का जो ये कार्यक्रम बनाया है, मतलब अब जो हम वीडियो आपको भेज रहे हैं पाठ्यक्रम संबंधी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, अपने गृह कार्य को ज़रूर पूरा करें, समय से पूरा करें और रूटीन से रेगुलरली उसको हमारे पास भेजें। अब जो है ये आपका नया काम जो शुरू हुआ है, पिछली बार आपने असाइनमेंट में बहुत ढिलाई करी देने में, बहुत लापरवाही से आपने काम किया, वीडियो भी नहीं देखा, एक्सप्लेनेशन को सुना नहीं और कई सारे बच्चों ने तो असाइनमेंट्स पूरे किए भी नहीं। उसी के अकॉर्डिंग उनको मार्क्स भी दिए गए हैं जो 20 नंबर असाइनमेंट के रखे गए थे। अब आपसे सभी से क्लास 8 से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखें और अपने गृह कार्य को रेगुलरली पूरा करके हमारे जीमेल पे सेंड करें। तो बच्चों, अब जो मैं आपको पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, पाठ 6, जिसका नाम है साय। यह एक ऐसी स्टोरी है कि इसमें सच्ची मित्रता के बारे में बताया गया है कि सच्ची मित्रता क्या होती है, एक सच्चा मित्र जो है कैसा होना चाहिए, यह सब आपको इस पाठ में बताया गया है। तो बच्चों, पाठ 6 साय शुरू करते हैं। आप लोग अपनी अपनी पुस्तक का, सृष्टि पुस्तक का पृष्ठ नंबर 47 निकालिए और देखिए, मैं पाठ रीड करना शुरू करती हूँ, वाचन शुरू करवा रही हूँ मैं उसका। आप लोग समझें इस पाठ को, यही मेरी आपसे आशा है। तो बच्चों, शुरू करते हैं। यह सच कहा गया है, आपातकाल परिखहु चारी, धीरज धर्म मित्र अरुनारी। मतलब आजकल जो है समाज में जो है स्वार्थ जो है बढ़ता जा रहा है, त्याग के आनंद का, उपकार से मिलने वाले संतोष का लोगों को पता ही नहीं है कि आनंद, जब हम किसी के लिए कुछ त्याग करते हैं तो उसमें कैसा आनंद मिलता है, और जो सेटिस्फेक्शन होता है उस उपकार से जो हम किसी दूसरे के लिए करते हैं, उससे जो हमें संतोष मिलता है, उसका तो लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि किसी के पास ऐसा करने के लिए समय ही नहीं है। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। कठिन समय में मदद करने वाला मित्र ही असली मित्र है। मतलब जो हमें हमारी मुसीबत के समय में काम आए, वही असली मित्र है, वही सच्चा मित्र है। साय ऐसे ही एक मित्र की कहानी है। ये जो आपका पाठ है उसमें एक ऐसे ही मित्र की कहानी को दर्शाया गया है जो अपने दोस्त के पूरे परिवार का भरण पोषण करता है। तो बच्चों, ये इस पाठ का परिचय था। मैं अब कहानी का वाचन शुरू करवा रही हूँ। देखिए, नन्हे दूध मुहे बच्चे, अकेली रुग्ण पत्नी, नाते रिश्ते का ऐसा कोई नहीं जो ज़रूरत पर काम आ सके। पति सुदूर अफ्रीका में अस्पताल में बीमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं। ठीक है। हर रोज वे रंग बिरंगे टिकटों वाले पत्र की राह देखते, परंतु डाकिया भूल से भी इधर झांकता ना था। ये बच्चों उस परिवार का विवरण दिया गया है कि वहाँ छोटे छोटे दूध पीते बच्चे थे, अकेली रुग्ण पत्नी, रुग्ण मतलब बीमार, जो रोगी थी, उनको बीमारी हो गई थी, नाते रिश्ते का, रिलेटिव्स ऐसा कोई नहीं जो ज़रूरत पर काम आ सके, जो इस समय उनके काम आए। पति उनके जो थे, जो रुग्ण पत्नी थी, उनके पति जो है सुदूर अफ्रीका में, दूर थे यहाँ से, अस्पताल में बीमार थे वो, और महीनों से उनका कोई पत्र उन्हें नहीं मिला था। हर रोज़ वे रंग बिरंगे टिकटों वाले पत्र की राह देखते, परंतु जो डाकिया था, जो पोस्टमैन था, भूल से भी इधर झांकता ना था। उन्हें अपने पिताजी का, मतलब पत्नी को अपने पति के पत्र का इंतजार रहता था और बच्चों को अपने पिताजी के पत्र का इंतजार रहता था, लेकिन डाकिया इधर झांकता भी ना था। हाँ, बहुत लंबे अरसे के बाद एक दिन एक पत्र मिला। जब ऐसे ही बहुत समय गुजर गया तो उनके हाथ एक दिन एक पत्र मिला, मतलब उनको पोस्टमैन ने एक लेटर दिया। बड़ा अजीब सा था यह, बहुत करुण, बहुत दर्द भरा, मतलब अजीब सा पत्र था, बहुत करुण था, बहुत दर्द था उस पत्र में। नैरोबी के इसी अस्पताल से लिखा था। रंग भेद के कारण पहले यूरोपियन अस्पताल में जगह नहीं मिली, किंतु बाद में कुछ कहने कहलवाने पर स्थान तो मिला, पर इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी है, किंतु उसमें भी अब सार लगता नहीं। चंद दिनों की मेहमानदारी है, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा कुछ सूझता नहीं। पास होते तो, लेकिन भरोसा रखना, भगवान सबका रखवाला है।
भगवान जो है सबका रखवाला है, जिसने पैदा किया है वह परवरिश भी करेगा। यह उस पत्र में लिखा हुआ था, नैरोबी के अस्पताल से लिखा गया था पत्र। उसमें लिखा हुआ था रंग भेद के कारण पहले जो है उनको यूरोपियन रंग भेद मतलब एक जो कल्चर होता है हमारा इंडिया का, वो बाहर जो है देश मतलब बाहर की कंट्री में रंग भेद के कारण कभी कभी जो है इंडियंस को ठुकरा दिया जाता है, तो उनको रंग भेद के कारण वहाँ जो है यूरोपियन अस्पताल में जगह नहीं मिली। किंतु बाद में कुछ कहने कहलाने पर जिस आदमी का वो पत्र था उसे स्थान तो मिला वहाँ, लेकिन ये जो देर हुई चलते इस विलम्ब के कारण उनका रोग जो है, उनकी जो बीमारी है वो काबू से बाहर हो गई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी है उनको, लेकिन उसमें भी अब मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं कि वो ठीक हो पाएंगे। चंद दिनों की मेहमानदारी है, मतलब अब उनके कुछ ही दिन बचे हैं। तो वो कहते हैं उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। कहते हैं मेरे पास होते तो, लेकिन भरोसा रखना भगवान कहते हैं सबका रखवाला है। उस पत्र में यह लिखा था, जिसने पैदा किया है वह परवरिश भी करेगा। पत्नी पत्र पढ़ती रोती, छोटे छोटे बच्चे रुलाई भरी आंखों से उसका मुंह ताकते। जब वो स्त्री पत्र पढ़ रही थी अपने पति का तो रोती और बच्चे उसका मुंह ताक रहे थे। फिर चिट्ठी पर चिट्ठियाँ डाली उन्होंने, फिर तार। तब कहीं केन्या की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। जब उनको ये पत्र मिला तो उन्होंने उसके बाद उनको लगातार पत्र लिखे, अपने पति को पत्र लिखा उन्होंने, लगातार चिट्ठियाँ डाली, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तार भी डाला, तब कहीं केन्या की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। लिखा था परमात्मा का ही यह चमत्कार है कि हालत सुधर रही है, एक नया जन्म मिला है। यह उस पत्र में लिखा था। थोड़े दिनों बाद फिर पत्र आया, पहले की ही तरह किसी से बोलकर लिखवाया हुआ। हालत पहले से अच्छी है, चिंता की अब कोई बात नहीं है। उनके पति द्वारा लिखा गया था कि हालत जो है अब पहले से अच्छी है, मतलब उनका रोग जो है अब पहले से अच्छा है। अगला प्रश्न उठा लेंगे बच्चों, पेज नंबर 48। तो उनके पति ने क्या लिखा था कि अब हालत सुधर रही है, बीमारी उनकी सुधर रही है। हमेशा की तरह कुछ रुपए भी इस बार पहुंच गए, जैसे पत्र के साथ उनके पास रुपए पहुंचते थे, हर बार की तरह इस बार भी पहुंच गए। बच्चों के मुरझाए चेहरे खिल उठे, रुग्ण पत्नी का स्वास्थ्य तनिक सुधार की ओर बढ़ा। चिट्ठियां नियमित रूप से आती रहीं, रुपए भी पहुंचते रहे। यह सिलसिला ऐसे चलता रहा, उनके पास रुपए भी आते रहे। उसने लिखा था, हाथ के ऑपरेशन के बाद अब वह पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए किसी से लिखवा लेता हूँ। उनके पति ने यह लिखा था कि उनके जब से हाथ का ऑपरेशन हुआ है वो खुद पत्र नहीं लिख पाते तो किसी से लिखवाते हैं। इधर एक नया टाइपराइटर खरीद लिया है, उसने अपने कारोबार का भी कुछ विस्तार कर लिया है धीरे धीरे। कुछ नई ज़मीन खरीदने का भी इरादा है, शहर के पास एक फार्म हाउस की योजना है। वो बराबर पत्र में अपनी तरक्की की सूचनाएं उनको लिखते रहते थे। घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कितने ही प्रश्न थे। बड़ी उत्साहजनक बातें थी, विस्तार से। इतना अच्छा पत्र पहले कभी ना आया था। सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई। पत्र में बहुत जानकारी थी, सबके बारे में पूछा गया था, हालचाल पूछा गया था। फिर डूबती नाव फिर पार लग रही थी धीरे धीरे। लगभग इसी तरह से 3 बरस बीत गए। घर की ओर से पत्र जाते रहे कि अब उसे थोड़ा सा समय निकालकर कभी घर भी आना चाहिए। घर वाले चाहते थे कि अब वह थोड़ा सा समय निकालकर घर भी आए। बच्चे उसे बहुत याद करते हैं, उसे देखने भर को तरसते हैं। जो हिदायतें चिट्ठियों में लिखी रहती हैं उनका क्रमशः पालन करते हैं। पत्नी बोलती थी कि जो भी आप हिदायत चिट्ठी में लिखते हैं बच्चे उनका क्रमशः पालन करते हैं, माँ को किसी तरह का कष्ट नहीं देते, कहना मानते हैं, पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। अज्जू कहता है कि बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा। उनका बेटा ये कहता है कि वह भी अफ्रीका जाएगा, इंजीनियर बनेगा, पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वह पूरे 12 साल का हो गया है, छठी कक्षा में सबसे अव्वल आया है। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफ़ा मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी उसे, उसी से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकता है। तन्नू अब 18 पार कर रही है, उसका भी ब्याह करना है। कहीं कोई अच्छा सा लड़का अपनी जात बिरादरी का मिले तो चल सकता है। ये सब बातें पत्र में लिखी गई थी। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी। जब इस चिट्ठी का जवाब आया तो उसमें बहुत सी बातें थी। लिखा था कि इस समय तो नहीं, हाँ अगले साल तन्नू के ब्याह पर अवश्य पहुँचेगा। योग्य वर तो यहाँ भी मिल सकते हैं, पर विदेश में, अफ्रीका जैसे देश में लड़की को ब्याहने के पक्ष में वह नहीं है। कहता है कि विदेश में लड़की को ब्याहने के पक्ष में वह नहीं है। दहेज की चिंता न करना, वहीं वर की खोज करना। अपनी पत्नी से कहते हैं कि दहेज की चिंता मत करना, वहीं उसके लिए कोई अच्छा सा वर खोजना। वर की तलाश में अधिक भटकने की आवश्यकता ना हुई, आसानी से खाता पीता घर मिल गया। शायद इतना अच्छा घराना ना मिलता, लेकिन इस भ्रम से कि कन्या का बाप अफ्रीका में सोना बटोर रहा है सब सहज हो गया, मतलब सब सरल हो गया। सहज हो गया क्या मतलब? सब सरल हो गया। सबने सोचा कि इसके पिता तो बड़े ही अमीर हैं, अफ्रीका में दोनों हाथ से सोना बटोर रहे हैं, तो उसको अच्छा रिश्ता मिल गया उनकी बेटी को। शादी की तिथि निश्चित हो गई, शादी की तारीख तय हो गई। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय पर पहुंच रहा है। नैरोबी से लेटर आया कि वह समय पर
पहुंच जाएगा, टाइम से शादी में पहुंच जाएगा। उसने लिखा पत्र में कि वह समय से अपनी बेटी की शादी में पहुंच जाएगा। गहने कपड़े सब बनवा कर वह साथ लाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी। लेकिन शादी के समय वह चाहकर भी पहुंच नहीं पाया, लेकिन शादी के समय वह पहुंचा नहीं। विवशताओं से भरा लंबा पत्र आया, मजबूरियों से भरा एक लंबा सा पत्र आया, जिसमें लिखा गया था कि इस बीच जो एक नया कारोबार शुरू किया है उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है, स्ट्राइक चल रही है। ऐसे संकट के समय में यह सब छोड़कर वह कैसे आ सकता है। उसने अपनी मजबूरी लिख दी थी। हाँ, गहने कपड़े और रुपए भिजवा दिए हैं, वर वधू के फोटो उसे अवश्य भेजें, वह प्रतीक्षा करेगा। उसने लिखा, उनके पति ने लिखा कि दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो उन्हें अवश्य भेजें, वह इंतज़ार करेगा। खैर, शादी हो गई धूमधाम के साथ, विवाह के सारे फ़ोटो भी भेज दिए। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में सर्वप्रथम रहा वह, खेलों में भी पहला। बहुत से सर्टिफिकेट मिले, वजीफ़ा मिला, इनाम में मिली सारी वस्तुओं के फ़ोटो वे पापा को भेजना ना भूले। उसने अपने पापा को भेजा। अगले पेज पर देखिए बच्चों, पेज नंबर 49 पर। बदले में कीमती कैमरा आया। जब अज्जू ने ये सब सारी डिटेल अपने पापा को भेजी, फ़ोटो भेजे, तो उसके पापा ने इनाम स्वरूप उसको क्या दिया, एक कैमरा दिया। वहाँ से गर्म सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई, मर्म स्पर्शी लंबा पत्र आया। मर्म स्पर्शी मतलब दिल को छूने वाला, हृदय को छूने वाला एक लंबा सा पत्र आया। लिखा था कि वह बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है, कि जब उसके बच्चे इतनी तरक्की कर रहे हैं, उनके पिताजी ने लिखा, तो वह इसी उम्मीद पर जी रहा है कि कल के दिन वह एक सफल इंसान बनेंगे। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, बच्चे इसी तरह नाम रोशन करते रहें, उनके सहारे वे ज़िंदगी की डोर कुछ और लंबी खींच लेगा। उनके पिताजी ने लिखा कि वह इसी सहारे पर ज़िंदगी कुछ और जी लेगा। यह सारा कारोबार सब उन्हीं के लिए तो है। यहाँ से लिखा उसने, वहाँ से नैरोबी से, कि यह सब कारोबार उन्हीं के लिए है। पर अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव ना होता। हर बार प्रॉमिस करते लेकिन घर नहीं आते। हर बार कुछ ना कुछ काम आ जाता और उसका जाना स्थगित हो जाता, मतलब उसका जाना हमेशा कैंसिल हो जाता। तो बच्चों, आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इतना चैप्टर आप दोबारा से दोहराइए, और जो भी गृह कार्य, जो भी प्रश्न उत्तर मैं आपको इस पर आधारित दूंगी, उन्हें ध्यान से इस एक्सप्लेनेशन को सुन के, एक एक वर्ड को सुन के, तब उनका आंसर मुझे समय से भेजिए। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो समय से अपना गृह कार्य मुझे कर भेजेंगे। धन्यवाद।